डिजिटल सपोर्टिंग हैंड है, खतरा नहीं है। जो लोग इसको खतरा समझते हैं वो गलती में। तो मैं देख रहा हूँ आजकल भाषा की मर्यादा लोग भूल गए हैं। हम ये नहीं कहते कि आप गलत खबर को रोकने की कोशिश न करें, जरूर करें। अफवाह फैलाने वालों को, गलत खबर देने वालों को, भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अवश्य हो। लेकिन इसकी आड़ में प्रेस की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। इस छोटे समाचार पत्रों के मालिक ही संपादक होते हैं, वही खबरें भी लिखते हैं, तो वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। उन्हें जो सच्चाई दिख गई वो सच्चाई छपनी ही है। कुछ सवाल है बच्चों के, कुछ मैं देख लेता हूँ। विद्यार्थियों के कुछ सवाल है मास कॉम के। सर ये पूछते हैं, आप इतने दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हैं, इस दौरान भारतीय पत्रकारिता में आए सबसे बड़े बदलाव क्या रहे हैं, खासकर छोटे और मझोले समाचार पत्रों के लिए? छोटे और मझोले समाचार पत्रों को सरकार प्रासंगिक नहीं समझती, क्योंकि छोटे समाचार पत्र हमेशा हर सरकार में, जी हाँ, हर सरकार में यही रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे बड़े सर बदलाव क्या रहे हैं आपके हिसाब से, मतलब एक वन लाइनर की आंसर आपका? बदलाव ये रहा कि छोटे समाचार पत्रों के मालिक ही संपादक होते हैं, वही खबरें भी लिखते हैं, तो वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। उन्हें जो सच्चाई दिख गई वो सच्चाई छपनी ही है, और अधिकारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, सरकारी चाहती है कि उन खबरों को ट्विस्ट करके छापा जाए। सर लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पत्रकारिता पहले पैशन थी, अब वो प्रोफेशन बदल गई है। हाँ, ये तो है। पहले जब पैशन था, आदमी कुछ और काम करता था, कि तो ये पैशन है तो काम करते होंगे, पत्रकारिता करते होंगे, लेकिन खाने कमाने के लिए कोई नौकरी करते होंगे। क्योंकि दौर देखा है, लोग जब कहते हैं, पहले का दौर हम याद करें तो लोग झोला उठा के चल पड़ते थे खबरों की खोज में, जुनून होता था। अब तो ये पैकेज क्या हो गया, पत्रकार भी पैकेज में बट गया है। जी हाँ, जी हाँ। वो आपको रखे आगे बोलकर वो खुद ही आगे निकल जाता है। जनता पीछे रह जाती है, पत्रकार आगे निकल जाता है। ये जनता की बीच अवधारणा है पत्रकारों को लेकर। कहीं ना कहीं पत्रकार होना एक बड़ा गर्व का विषय था। बोला जाता था कि पत्रकार हैं, अब समाज में शायद पत्रकारों का भी एक कहीं ना कहीं एक नैतिक पतन भी हुआ है कहीं ना कहीं। जी हाँ। तो सर वो कैसे होगा, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, जो नए पत्रकार जो देख रहे हैं, जो मास्कअप कर रहे हैं, उनकी आंखों में सपने तैरते हैं, वो उम्मीदें होती है समाज में बदलाव लाने के लिए। शुरू में सबके पास सपने होते हैं, लेकिन वो जब क्षेत्र में आते हैं तो उनका भी नज़रिया बदलने लगता है। आज जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम करने वाले लोगों को देखा जाता है, उनका जो तरीका देखा जाता है, उससे आने वाली नई पौध में भ्रम उनका टूटने लग गया है, टूट गया। तो कैसे करें पत्रकारिता, फिर कैसे करें? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। फिर जो पत्रकारिता करना चाहता है वो कैसे करेगा, स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे करे? कुछ लोगों में जन्मजात गुण होते हैं बगावत के, वही लोग अब कर पाएंगे। मतलब बगावती चाहिए, बगावती तेवर चाहिए। हाँ, सर कुछ और सवाल ले लेता हूँ सर मैं आपके। एक है कि डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया, खासकर क्षेत्रीय समाचार पत्रों के लिए क्या नई चुनौतियां और अवसर पैदा किए हैं? क्या आपको लगता है कि प्रिंट मीडिया का भविष्य सुरक्षित है? प्रिंट मीडिया का भविष्य जरूर हमारे लिए सुरक्षित जैसा तो नहीं है, सॉरी, मगर प्रिंट मीडिया का जीवित रहना आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है सर। और इस पे लिखा है कि खासकर क्षेत्रीय समाचार पत्रों के लिए क्या चुनौतियां है डिजिटल युग में? क्या डिजिटल युग क्या खतरा है अखबारों के लिए या एक सपोर्टिंग हैंड है? डिजिटल सपोर्टिंग हैंड है, खतरा नहीं है। जो लोग इसको खतरा समझते हैं वो गलती में, ठीक है सर। इसके बाद सर बात आऊँ, छोटे और मझोले समाचार पत्रों को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना अक्सर करना पड़ता है। संसाधनों की कमी रहती है छोटे मझोले अखबारों के लिए, बड़े सवाल है। इस चुनौती से निपटने के लिए आपने और आपके एसोसिएशन ने क्या कदम उठाए? हम हमेशा उन लोगों के बीच में जा कर के उनसे उनकी वर्तमान समस्याओं को पूछते हैं, उसका आकलन करके उसके समाधान के रास्ते सोचते हैं, चर्चा करते हैं, फिर हम सरकार के समक्ष रखते हैं कि भाई ये समस्या है, आप इसको दूर कीजिए। ठीक है। आपको अपने पत्रकारिता करियर में सबसे संतोषजनक क्षण कौन से लगे और क्यों? जब आपने कहा वाह, जब आपको बिल्कुल गर्व हुआ होगा कि भाई मैं एक पत्रकार हूं, और वो संतोषजनक क्षण कौन से थे और क्यों? ये बहुत गंभीर सवाल उठा दिया आपने, क्योंकि ऐसे सवालों के उत्तर अक्सर जाती हो जाते हैं। तो देखिए सवाल तो है, देखिए सवाल है, देखिए मीडिया सवाल पूछ सकता तो जवाब से भी नहीं बच सकते। नहीं, आप प्रासंगिक सवाल है भी, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं वास्तव में उस दौर से गुजरा हूँ।
मैं उत्तर प्रदेश में जब श्रीपद मिश्र की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तब मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ था। उस समय मुझे बहुत सुकून मिला था, मुझे प्रसन्नता रही उस समय। अब तो श्रीपद जी भी हमारे इस दुनिया में नहीं है। मैं उनसे मिलने गया, समय मांगा मैंने, समय मुझे निर्धारित किया गया, मैं मिलने गया। मुझको उनके पीआरओ हमारे उनियाल साहब थे, उनका चंदोला आज आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, मुख्यमंत्री जी को अभी दिल्ली जाना है, इंदिरा जी के 2 फ़ोन आ चुके हैं। मैंने सारा अपॉइंटमेंट दिया, 1 सेकंड की मुलाकात तो जरूर करूँगा मैं। अंदर नरेंद्र मोहन जी बैठे हुए थे, वो अपनी समाचार पत्र की आर्थिक स्थिति को लेकर उनसे विज्ञापनों के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। नरेंद्र मोहन दैनिक जागरण के मालिक थे, संपादक थे, उनका कद मुझसे बहुत बड़ा था। मैं बहुत अदना सा एक युवा था उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे। 26-27 साल का रहा होऊंगा मैं, 25-26 साल का। मैं अड़ के बैठ गया स्टाफ के सामने, कहा नहीं मैं मुलाकात तो करूँगा भाई, 1 सेकंड की करूँगा, लेकिन मैं करूँगा जरूर, क्योंकि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री को मेरे सम्मेलन में आना था। मुख्यमंत्री जी को जब कहा गया था, वो अड़ के बैठा हुआ चंदोला, वो 1 सेकंड के लिए मिलना चाहता, तो बहुत गुस्से में थे। मुझे गया, बुलाया गया, मैं अंदर गया, बहुत नाराज़ हुए मुझे। मुख्यमंत्री ठीक है आपका अपॉइंटमेंट दिया गया, लेकिन और भी कई बार काम आ जाते हैं, सरकारी काम, और अपॉइंटमेंट कैसे ले पड़ता। मैंने कहा सर आप परसों हमारे सम्मेलन में आ रहे हैं, हमने आपको अपनी समस्याएं आपको दे रखी हैं, उस संदर्भ में हम आपसे मिलना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि आपको देख भी लें, हमारा आपका साक्षात्कार हो जाए। अब आप जाइए दिल्ली को, हमारी समस्या ऑलरेडी लिखित रूप से सूचना भाग में उपलब्ध है, आप उस पर कुछ विचार कीजिएगा। ये कहने के लिए मुझे आना जरूरी था, क्योंकि हम आपको वहाँ सम्मेलन में मांग पत्र नहीं देना चाहेंगे, हमने मांग पत्र पहले से दे रखा है। इतना ही कहना था, नमस्कार आप जाइए। उन्होंने बड़े गौर से मुझको घूर के देखा और मुस्कुराते हुए चले गए। स्टाफ ने कहते तेरा प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, अब मुख्यमंत्री तो आने से रहे। उनियाल जी भी नाराज़, निजी श्री BD शर्मा भी नाराज़। चंदोला हमने ज़बरदस्ती तेरा प्रोग्राम लगाया, तूने मेरे साथ बड़ा कदम, मैंने कहा मेरा जरूरी था, मगर नतीजा उसका उल्टा हुआ। तीसरे दिन सम्मेलन में मुख्यमंत्री आए, 10 मिनट के लिए आना था, 3 घंटे बैठे रहे। उस समय का सूचना निदेशक एक बड़ा विद्वान IAS अधिकारी था, GP शुक्ला, वो हैरान, चंदोला तूने उस दिन क्या कर दिया। 3 घंटे तक श्रीपद मिश्रा बैठे रहे। 3 घंटे बाद जब वो गए, कहीं कुछ और कहना है, मैंने कहा वर्तमान परिवेश, और उन्होंने जो वादा किया वो वादा भी पूरा किया मुख्यमंत्री ने। अच्छा, उस जमाने में एक नियम था उत्तर प्रदेश में कि समाचार पत्रों को DAP रेट नहीं मिलता था। अच्छा। उन समाचार पत्रों को DAP रेट मिलेगा जिनका सर्कुलेशन 10,000 से ऊपर है। 10,000 से नीचे सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों को DAP रेट नहीं मिलेगा। और मेरी लड़ाई इसी विषय पर थी। उसमें कई विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से बड़े अखबार और कुछ वित्तीय संस्थाएं लगी हुई थी कि मुख्यमंत्री इस पर हस्तक्षेप न कर, जो व्यवस्था चलती रहे। मैंने मुख्यमंत्री से हमने कहा नहीं साहब, ये तो मांग आपको पूरी करनी पड़ेगी। और श्रीपद जी ने घोषणा की सम्मेलन से कि 10,000 से नीचे वाले ही नहीं, सब समाचार पत्रों को DAP रेट मिलेगा। क्या बात है, ये अभी भी प्रक्रिया जारी है? अभी जी हाँ। अभी उम्र कितनी है आपकी? अब तो मैं 70-71 हो गया हूँ। यानी आप समझिए उस टाइम आप 26-27 साल के युवा पत्रकार थे। बिल्कुल साहब, मैं युवा था, 26-27 साल के युवा पत्रकार थे। 26 अब 70-71 साल के, बिल्कुल आप समझ लीजिए आप भीष्म पितामह हो गए। मुझे वो दिन अभी भी याद आता है। उन्होंने किस स्टाइल में मुझसे कहा था और किस स्टाइल में उन्होंने सम्मेलन में घोषणा की। उनकी घोषणा को वित्त विभाग ने, वित्त के अधिकारियों ने, बड़े अखबार वालों ने और एजेंसी ने मिलकर 6 महीने तक रोका। अच्छा, जियो नहीं बनने दिया अभी घोषणा को। हाँ, फिर और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इसके लिए। लड़ी। मैं हर 1 महीने बाद जाता था सचिवालय। ये 26-27 साल की उम्र में जो वो स्पार्क था, जी हाँ, वो आज भी है? वो अभी भी है। वो तो है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता, उम्र के हिसाब से बीमारी के कारण अब वो शक्ति नहीं रही। लेकिन मुझे याद है, संभव है, लेकिन आज के दौर में मैं वो DAP के रेट कैसे कराया है ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन आज के दौर में संभव है ये? आज के दौर में तो शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची है। नहीं, मगर अब जब भी बात करने के लिए बैठेंगे तो मिनिस्टर को झुकना तो पड़ेगा ही, संबंधित मिनिस्टर को। नहीं, आज के जो उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे और आज के दौर के मुख्यमंत्री हो, जो किसी भी राज्य में हो, क्या वो शालीनता, संयमता अब तो देखने को नहीं, वो नजर आती है क्या? अब नहीं देखने को मिलती। कि 26-27 साल के युवा पत्रकार की सुन ले कोई?
अब वो बात नहीं रही। अब राजनीतिक स्तर बहुत नहीं, कहीं ना गिरावट कहीं धार भी कम हुई है, पत्रकारिता की धार भी कम हुई है लगता है। धार भी कम हुई है, लेकिन वो राजनीतिक स्तर में वो अब आभा लोगों के मन शरीर में नहीं है, अब वो नहीं है। नहीं आता। इसी में ले लेता हूँ, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया, ये अपनी चुनौतियाँ थी जो आपने बताया। अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता और नैतिकता पर एक सवाल है कि आज के समय में प्रेस की स्वतंत्रता को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कि आपको लगता है कि इस पर कोई खतरा है? यदि हाँ तो कैसे? या तो जवाब दिया है वैसे बीच में, खतरा है बोला खतरा आपने। तो है, है, खतरा तो है, लेकिन निपटना पड़ेगा मिलकर, कहीं ना कहीं धार भी जी हाँ बढ़ानी पड़ेगी। धार बढ़ानी पड़ेगी। जो नई पौध आ रही है उसे प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि आप किस तरह से काम करें, आपकी लेखनी में धार कैसी होनी चाहिए। आज ही हमारी संगोष्ठी में एक कवि ने पंक्तियाँ पढ़ी, उसमें एक लाइन थी कि साहब भाषा की मर्यादा। तो मैं देख रहा हूँ आजकल भाषा की मर्यादा लोग भूल गए हैं। हम सवाल तो करना चाहते हैं, लेकिन सवाल करने में भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। पत्रकारों को भी समझना पड़ेगा, नैतिकता ये कानून जो है सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। पत्रकारों को भी अपनी भाषा पर, बल्कि हमें तो एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है पत्रकारों को तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए समाज के लिए, निश्चित रूप से भाषा की मर्यादा को लेकर हम जब बोल रहे हैं। और इसमें एक सवाल है मेरा कि फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार के बढ़ते चलन को आप कैसे देखते हैं, एक पत्रकार के रूप में और एक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आप इससे कैसे लड़ते हैं? क्यों बड़ा सवाल हो गया है। देखिए, जब एक दौर आपने शुरू किया, पीआईबी फैक्ट चेक नाम की चीज़ नहीं होती थी, अब तो फैक्ट चेक चलने लगा है। उस टाइम कहाँ, उस टाइम तो अखबार को पैरामीटर माना जाता था कि अखबार में जो छपा है वही सत्य है। अब तो अखबार की खबरों को भी चेक किया जाता है कि भाई सत्य है झूठ है ये। तो ये फेक खबरें जो हैं, और डिजिटल युग आने के बाद कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ की चीज़ें बढ़ी है, खट से, मतलब समय नहीं लगता। अखबार तो वैश्विक, जब से वैश्विक उन्मुक्त बाजार भाव शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? तब से हर चीज़ में यह रोग आ गया है। तो उसका चलन, जो फेक न्यूज़ का जो चलन बढ़ा है, दुष्प्रचार का जो चलन बढ़ा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और पत्रकार के रूप में और एसोसिएशन के अध्यक्ष के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप इससे कैसे लड़ते हैं इससे? अब अध्यक्ष के रूप में हम लोगों का समझा सकते हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये तो लोगों की खुद की नैतिक आत्मा ही उनको इस विषय में मजबूत बना करके आगे सरकार को कोई पॉलिसी भी लाए, फेक न्यूज़ के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाए, इसका समर्थन करते हैं आप? लाना चाहिए फेक न्यूज़ के लिए। और फेक न्यूज़ पर हम लोगों ने प्रेस काउंसिल में बहुत काम किया है जी। हमेशा फेक न्यूज़ पर ही वहाँ दबाव बनता था, सरकार की तरफ से बार बार फेक न्यूज़ पर ही आते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और अगर एक फेक न्यूज़ अगर कोई से ऐसे आ रही है तो कहीं ना कहीं पूरी पत्रकार बिरादरी पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं। एक सवाल रहेंगे इस पर। और पत्रकारिता में नैतिकता के मानकों को बनाए रखना कितना मुश्किल है, खासकर जब व्यावसायिक दबाव अधिक हो। अब युवा पत्रकारों को इस बारे में क्या सलाह देंगे? मैं युवा पत्रकारों को सलाह ये दूंगा, या तो वे कोई और व्यवसाय चुन रहे हैं, पत्रकारिता में ना आए। अगर पत्रकारिता के व्यवसाय में आते हैं, इसे वो स्वीकार करते हैं चुनौतियों के साथ, तो अपने आप को नैतिक रूप से इतना मजबूत रखें कि वे समाज की सेवा के रूप में, सेवक के रूप में आए। समाज के सेवक के रूप में, समाज के सेवक के रूप में आप। बहुत अच्छी बात कही है आपने। आज के युवा पत्रकारों को अपनी सलाह दे दी है। क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता की शिक्षा आज की ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त है? यदि नहीं तो इस पर क्या सुधार किए जाने चाहिए? लाखों की फीस देके बच्चे पढ़ रहे हैं, मास कॉम कर रहे हैं, फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि समाज का सेवक बन के आए। पीआरओ बन रहे हैं, लाखों फीस, पत्रकार नहीं बन पा रहे हैं, लाखों की फीस दे रहे हैं मास कॉम में बच्चे, फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। कॉर्पोरेट घरानों के पीआर का काम तो कर लेते हैं, लेकिन वो पत्रकारिता में नहीं कर पाते। ये सवाल है, तो उसमें क्या सुधार क्या किए जाएंगे? शिक्षा में क्या सुधार किया जाए? अब ये तो उनकी फैकल्टी इतनी मजबूत हो जो उन्हें पत्रकार बना सके। सरकार भी कुछ अपने जो सरकारी संस्थान, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसा संस्थान है, सरकार को जरूरत है कि, क्योंकि एक चौथा पिलर है, तो इसकी मजबूती के लिए सरकारी संस्थान है वो बढ़े, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। संचालक ज़्यादातर हमारे IAS के अधिकारी ही हैं, और वे उसी तरह की शिक्षा देंगे जिससे सरकारी योजनाएं चलें और ज़्यादा सरकार से टीका टिप्पणी न हो। वे निष्पक्ष पत्रकार बना पाएंगे, आशा कम है। पत्रकारों को कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधित्व बना देंगे जी, उन्हें इस योग्य तो बना देंगे कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के PR सेक्टर में काम करें, लेकिन पत्रकार कम बना पाएंगे। तो उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। जो पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वहाँ से अच्छे पत्रकारों का
निकलते हैं, एग्जाम होता है इस लेवल पे, क्योंकि पत्रकारों की जरूरत है समाज के बीच। एक आध पत्रकार विद्यालयों में मुझे भी बुलाया गया था 2-3 बार। हाँ। साल में 2-3 बार बुलाया जाता था मुझे कि आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो मैं वहाँ जो देखता था बच्चों में, उनके अंदर वो जो आँखें, उनकी ग्लैमरस आँखें, वो जो ग्लैमरस सीन लेकर के आती हैं उस तरह के प्रशिक्षण देने के लिए, कि मुंबई सीधा मुंबई पहुंचेगा अगला, वे माया नगरी। उनमें हमने पत्रकारिता का जुनून नहीं पाया जी, खोजी पत्रकारिता जो है वो नहीं पाई अपनी किसी भी तरह से। उनके अंदर हमने, उनकी आंखों में वो पहनापन नहीं पाया। तो क्या पैकेज, वो पैकेज के लिए बच्चे एडमिशन लेते हैं कि अच्छा पैकेज मिलेगा? ज़्यादातर मैंने बच्चों को ऐसे ही पाया। मेरे लेक्चर के दौरान जब भी, फिर मैंने बंद किया, मैंने कहा नहीं भाई मेरे बस का नहीं है, मैं ऐसे बच्चों को क्या बताता हूँ जो बड़े संस्थानों में नौकरी ढूंढने के लिए और पैकेज के लिए, और आंखों में बहुत सारे वो चश्मे लगाए हुए हैं ग्लैमर के सामने। मतलब मुश्किल पेशा है, मतलब इतना इजी नहीं है। जी नहीं। दूर से लगता है कि बहुत वो चीज़ है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और उसकी नैतिकता को बनाए रखने के लिए तो सरकार भी इस तरह के संस्थान जहाँ पे पत्रकारों की भी नियुक्ति हो, एक अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले, संख्या तो बढ़ाई जाने की जरूरत है। जरूरत तो है, ताकि ताकि पत्रकार, क्योंकि समाज की आपकी बात रख रहा है, चौथा पिलर है, जब चौथा पिलर ही कमजोर रह जाएगा और ट्रेंड नहीं होगा चौथा पिलर, तो कैसे मजबूत होगा। जी, आपके एसोसिएशन जो है आपका एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और अब तक इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? मुश्किल सवाल तो नहीं है ये? नहीं, ये हमने 1986 में पंजीकृत कराया। जी, आप 1975 में आपने मैं तब दूसरे उस तरह मैं संगठन थे उनमें कार्य करता था। जी 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 मैंने पाया वहाँ पर कुछ कमियां हैं। जी, क्या कमियां थी? संगठनात्मक कमियां। जी, ठीक है। संगठन में चयन में लेकर के और सरकारी स्तर पे काम करने की जो उनकी नीतियां थी मुझे पसंद नहीं आई। गुटबाजी हावी होने लगी तो मैंने अपने आप को अलग कर लिया। फिर मेरे पुराने साथी आए कि चंद्रा साहब चुप कैसे बैठे हो, कुछ करो। मैंने भैया मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। उनका साहब नया संस्था बनाओ। मैंने संस्था बनाना बड़ा आसान है, उसे स्वरूप देना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। मैंने आज के युग में एक समाचार पत्रों की संस्था बनाना बहुत कठिन काम है जी और समाचार पत्रों के प्रकाशकों की समस्याओं के लिए लड़ना उससे ज़्यादा दुरूहकारी है। जी, ये उतना आसान नहीं है। मैंने कोई राजनेता पुलिस वाले को लगा देगा, 2 डंडे मेरे भी लगाएगा, 2 आपके भी लगाएगा। डर डर उस दौर में भी था, डर इस दौर में भी है। मुझे क्यों कर, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ा। अल्टीमेटली 1986 फिर मैंने ये संस्था रजिस्टर्ड कराई। तब से हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। शुरुआत में लोग कम आकर्षित हुए, लेकिन धीरे धीरे मेरी स्टाइल की स्वरूप प्रभावित हुए और ये ऑल इंडिया बन गया। और 1997 से ये बराबर प्रेस काउंसिल द्वारा नोटिफाइड है राष्ट्रीय स्तर पर। PIB में भी हमको एक आध बार रिप्रेजेंटेशन मिला है उनकी कमेटीज में। प्रेस काउंसिल में तो हमको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है। परंतु ये संस्थाएं प्रोफेशनल होती हैं, इसमें काम करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि लोग जो इस प्रोफेशन में हैं वो अपनी समस्याओं और जिम्मेदारियों को समझते नहीं हैं जी और उनका सही रास्ता भी खुद भी नहीं ढूंढते हैं। जी, और तकनीकी तौर पे वे कमज़ोर होते हैं क्योंकि एक्ट नहीं पढ़ते हैं। जी, अखबार निकालना है तो हमको अखबार का कानून बहुत जल्दी, आप कह रहे हैं बहुत जल्दी रिजल्ट चाह रहे हैं। जी, वो पढ़ते नहीं हैं और बिना पढ़े उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। जी जी, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्या क्या प्रतिबंध, क्या क्या उपबंध हैं, उनका क्या तोड़ हो सकता है, उसका हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। अंग्रेजी में कहावत ही है, यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट देन यू कैन गेट सॉल्यूशन और यू कैन सेल आउट योर प्रोडक्ट। एक कहावत है कि जब तक आपको अपने उत्पाद की जानकारी ही नहीं होगी, आप उसको बेचोगे कैसे? इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी वास्तव में नहीं है। तो ट्रेड होने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। आप लोग ट्रेड करते हैं इसको चीज़ों को, ठीक है। एक सवाल है, आप अगले 5 से 10 सालों में भारतीय पत्रकारिता, खासकर क्षेत्रीय पत्रकारिता का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि क्षेत्रीय पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब देखते हैं बड़े नेशनल चैनल्स को तो कहीं ना कहीं इंडिया गेट की बारिश ही दिन भर की खबर हो जाती है। ITO का जाम, दिल्ली ITO का जाम देहरादून, कानपुर, बरेली, गोपेश्वर, बागेश्वर, बैठा आदमी क्यों देखेगा? क्षेत्रीय पत्रकारिता के लिए क्षेत्रीय लोगों का मजबूत होना जरूरी है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है।
78 का। श्रीनगर से अखबार निकलता था साप्ताहिक मातृपद, कैलाश जुगरान निकालते थे जो उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल से। जी। उनको प्रेस मान्यता की आवश्यकता थी, उन्होंने मुझको 3 बार लिखा, सरकार बदमाश है, ये करती है वो करती है। मैंने कहा भाई नियम 6 पृष्ठ का साप्ताहिक अखबार आप दीजिए तो मान्यता मिलेगी, मैं क्या करूं, मैं यहाँ इस साथ। मैंने कहा देखिए साहब, नियम 6 पृष्ठ का साप्ताहिक होगा तो फिर मान्यता मिलेगी, ये नियम बना पहले से बना हुआ है, इसे मैं परिवर्तित नहीं कर सकता। मैंने पूरी कमेटी है, बड़े बड़े लोगों हैं उसमें, मैंने कहा इतना मेरा दबाव नहीं है कि मैं उसको बदल सकूँ नियम को, मैं रिलैक्स कर सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन रिलैक्सेशन की सीमा है। आप 6 पेज का अखबार निकाल के भेजिए कम से कम 2 महीने का अखबार तो भेजिए। नहीं तैयार हुए कैलाश जुगरान जी, मेरे पास साधन नहीं है। मैंने कहा भाई 2 महीने का अखबार छाप के दे दो मुझे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 1 महीने का अखबार छाप के भेजे, तो मैंने वहाँ सबमिट किए मीटिंग में। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, श्रीनगर कौन सी जगह है, कितनी बड़ी जगह है, आप क्या उम्मीद करते हो वहाँ के अखबार से। मैंने तुम्हारा लखनऊ का अखबार वहाँ जाके बैठेगा, दिल्ली का अखबार वहाँ 3 दिन बाद मिलता है, श्रीनगर में 3 दिन बासी। जमीनी सच्चाई जो थी आपने रूबरू कराया। कुछ मेंबर तैयार हुए इस शर्त पर कि ये लगातार 6 पेज छापेंगे, 6 महीने के लिए अस्थायी मान्यता दी जाती है जी। 6 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे। मैं इस तरह से क्षेत्रीय पत्रकारिता में लोगों को मदद करता था, लेकिन लोग खुद भी तैयार नहीं होते थे। उन्हें खुद भी अपने आप को परिपक्व करके आगे लाना होगा, तभी मदद हो पाएगी जी। तो ये बड़ी चीज़ है क्षेत्रीय पत्रकारिता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जितने राष्ट्रीय पत्रकारिता है। कैलाश जुगरान अब तो इस दुनिया में नहीं बेचारे हुए, मातृपद अखबार था उनका, साप्ताहिक अखबार, श्रीनगर से। बड़े सवाल है सर, क्षेत्रीय पत्रकारिता का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें खुद भी अपने आप को मजबूत करना होगा, उन्हें खुद भी अपने आप को मजबूत करना होगा, बिल्कुल ठीक है। एक आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर कुछ सवाल हैं। आपका कोई ऐसा अनुभव जिसे आप साझा करना चाहें, जिसने आपकी पत्रकारिता के प्रति सोच को बदल दिया हो, जब आप पत्रकार नहीं थे। एक बताइए युवा, क्योंकि आप पैदा होते ही तो पत्रकार नहीं थे, कहीं ना कहीं आए होंगे, सपने कुछ और होंगे, सोचा होगा। क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन में हाँ, मुझे एक बार चस्का लग गया लेटर टू एडिटर का। लेटर टू एडिटर, जो पाठक नाम जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तब की बात कर रहा हूँ आपसे। जी। ये बात है 1960। बड़ा खुशी होती है कि उसे पाठकनामा अखबार में छप गया, बड़ी खुशी। 1968 के दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। मैंने लिखा लेटर टू एडिटर एक, और वो छप गया। हाँ। कानपुर से निकलता था दैनिक आज, जागरण, और कलकत्ता का विश्वमित्र का एडिशन छपता था कानपुर में। इन 3 अखबारों में मेरे लेटर टू एडिटर एक बार छपे तो मुझको छपास लगी। मैं बराबर समस्या लिखता था, और 3-3, 4-4 कॉलम के मेरे लेटर टू एडिटर पब्लिश होते थे, जिसने मुझे उत्साह दिया और यहाँ इस फील्ड में धकेल दिया। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वहाँ से आया, वहाँ से आया। जब आप खुद छपे अखबार में, अब आपने कहा कि मैं औरों को 10 की बात कर रहा हूँ मैं, औरों को छापूंगा, औरों का जरूर दिखाऊंगा मैं। जी, बड़े सवाल है, क्योंकि एक आवाज़ तो है, क्योंकि एक अखबार में छपना उस दौर में माना जाता था कि अखबार में छप गया तो फैसला होगा उस जमाने में बहुत बड़ी बात, न्याय मिलेगा अखबार में छपना। 1968 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी 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 जी। इतने लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए आपको क्या प्रेरित करता है? 50 साल से आप संगठन पे चला रहे हैं, इतने लंबे समय से, और अभी भी 70-71 साल के, और आपने कहा 26-27 साल की उम्र में आपने मुख्यमंत्री से भी बिल्कुल बेबाक होकर अपनी बात की कि भैया आपको कार्यक्रम आना है और हमारी समस्याएं सुननी है। नहीं, कार्यक्रम आना तो उन्होंने पहले स्वीकार खुद कर लिया था, लेकिन फिर भी हमारे बिना गए केवल चिट्ठी बनी, अब आप आएंगे, उन्होंने स्वीकृत भिजवा दी। तो क्या प्रेरित करता है इतने सालों बाद भी पत्रकारिता में बने रहने के लिए? क्या प्रेरित करता है? क्या श्रीमती जी कहती नहीं है कि भैया आराम करो, अब कहे पत्रकारिता बहुत करने के लिए कहती हैं, ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन अब चूंकि हम उस बीच में रहे हैं, अभी भी मोटिवेटेड आप वैसे ही हैं, वैसे रहते हैं। तो क्या प्रेरित क्या कर रहा है? कोई ना कोई नई बात ऐसे रोज आ जाती है। मैं बैठे बैठे यहीं से एक ईमेल, हफ्ते में एक ईमेल तो मैं INB के सेक्रेटरी को भेजता हूँ। अच्छा। और वो बहुत ही कड़ा होता है। अच्छा। इतना कड़ा होता है कि अब PIB हिलता है, ये आज चंदोला ने क्यों भेज दिया। बहुत कड़ा ईमेल होता है मेरा। क्या होता है उस मेल में, क्या होता है? और जरा बता दीजिए उस मेल में कैसे क्या होता है, जो पत्रकार अपना सीखे, अपनी ताकत को पहचाने, क्या होता है? इसी मैं यूँ बैठा हूँ, बैठे बैठे लिखूंगा मैं, और लिख करके इसी से भेज देता। आप ऐसा क्या लिखते हैं, मतलब पत्रकार, क्योंकि कहीं ना पत्रकार जो है वो अपनी ताकत को भूल रहे हैं, उनके लिए, उसके लिए जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वो काम करने से आएगा, अपना मूल काम जो पत्रकारिता है वही करिए।
अब लोगों को छोटी छोटी लालच हैं, छोटी छोटी इच्छाएं हैं, त्याग करना पड़ेगा उनका, क्या करना पड़ता है उसमें? त्याग करना पड़ेगा समाज में बदलाव के लिए। यदि कोई ऐसा सवाल है सर, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, यदि कोई ऐसा सवाल है जो आपसे कभी नहीं पूछा गया लेकिन आप उसका जवाब देना चाहते हैं। ये देखिए, सेक्रेटरी आईएनबी को 5 जुलाई को भेजा गया ईमेल। आपने तो बिल्कुल कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, बिल्कुल कड़े, क्या मतलब एक बिल्कुल मेरे से चुपती भाषा लिखता हूँ, चढ़ते थे लोग मुझसे कि आप फोन नहीं उठा रहे सेवा पोर्टल को लेकर और ये सब चीज़ें, आपने बिल्कुल जवाब आया है इसका अभी तक? अभी तक तो नहीं आया। ये कब किया गया मेल? ये 5 जुलाई को किया है। तो क्या सरकारें ढीठ हो गई है या पत्रकार कमजोर हो गए? नहीं, ये तो ऐसा ना, ये जो मैंने विषय उठाया है ये आमने सामने की वार्तालाप का विषय है जी। ये मेल से तय नहीं होता जी। मेल से हमारा संदेश पहुंच गया है वहाँ। हाँ। अब मुझे टाइम मिले, मैं दिल्ली जाऊँ, आईएनबी सेक्रेटरी से मिलूँ तो तुरंत तय हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। लेकिन अब मैं दिल्ली जा नहीं पा रहा, दिल्ली जाऊँ, वहाँ 3-4 दिन रहूँ, तब सेक्रेटरी आईएनबी से मिलूँ, फिर कहूँ भाई तुमने क्या किया अब तक, तो बिल्कुल तो ये समस्या हल हो सकती है। और सर ऐसा कोई सवाल जो अभी आज तक आपसे कभी ना पूछा गया हो और जिसका आप जवाब देना चाहते हो, कोई ऐसा सवाल? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। सारे सवाल देखिए, खोली किताब। मैं पीआईबी लाखों रुपया खर्च कर रही है रोज। पीआईबी खर्च कर रहा है, सुन लीजिए, सूचना विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, तो वो पीआईबी अपनी खबरें बनाती है, बिल्कुल हिंदी में बनाती है जी। फीचर होते थे, अब तो फीचर कम हो गए हैं। उस जमाने वो लोगों को पैसा दे के फीचर लिखवाते थे अपने। मैं दिल्ली गया, मैंने भाई ये लाखों रुपये क्यों खर्च कर रहा हूँ, कैसे साहब आपके लिए, तो मैंने इससे हमारी भाषा में लिखो ना, ये उस फॉन्ट में लिखो जो फॉन्ट हमारे पास है। मैं तुम्हारा फॉन्ट हम परचेज कैसे करेंगे, मैंने ये फॉन्ट अवेलेबल है, आप इसे इन फॉन्ट्स में दी ताकि हम इसको कॉपी करके अपने अखबार में छपा सके, तुम्हारा प्रचार भी हो, मेरा भी काम हो। मैं इसके लिए 2 साल लड़ा, 2 साल, मगर जाना पड़ता था उसको दिल्ली। तो उनके टेक्निकल टीम बैठी मेरे साथ, मैंने ये फॉन्ट इजीली अवेलेबल है हर कंप्यूटर में, नॉर्मल कंप्यूटर में, इन फॉन्ट्स में आपको मैटर दीजिए। एक्सेप्ट किया, मिला लोगों को। मैंने भाई तुम स्टोरी बना रहे हो, रोज़ खबरें दे रहे हो, मिनिस्टरों की भी खबरें दे रहे हो तुम ऑल ओवर इंडिया, मैंने हम भी अखिल भारतीय बन जाएंगे तुम्हारी खबरों को लगा करके। और मैंने कुछ फीचर ऐसे हैं जो तुम लिखवाते हो डिपार्टमेंटल, मैंने कहा वो रीजनल डेवलपमेंट्स के होते हैं जी, वो हमें कई बार अच्छे लगते हैं लेकिन हम छाप नहीं सकते, क्योंकि मैंने सुझाव देने में पीछे नहीं रहते, सुझाव आप दे देते। लेकिन सर करोड़ों के बजट बात होती है सूचना विभाग की, हर राज्य में सूचना विभाग है, करोड़ों के बजट खर्च कर रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर नहीं है, और एक तरफ सूचना विभाग ही कहता है कि भाई यही तो स्वर्णिम दौर है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पत्रकारों के वेलफेयर फंड के लिए कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो कैसे आप कहते हैं कि स्वर्णिम दौर नहीं है? लेकिन हमारे ये वेलफेयर के लिए है या मैनेज करने के लिए, क्या मानते हैं? सिर्फ मैनेज करने के लिए। और पत्रकार मैनेज हो रहे हैं? मैनेज हो रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को मैनेज नहीं होना है और जनता की आवाज़ उठा रही है। आपने धंधा की एक बात की, मैं एक दिन असेंबली में बैठा था, क्योंकि मैं यहाँ से एक्रेडिटेड भी हूँ स्टेट लेवल का जी, तो मेरे पास असेंबली का कार्ड आया हुआ था, गया था वहाँ, है ना, आते तो तुम लोग जो नहीं, उन्होंने कहा कार्ड दे दे यार, आज आ गया तो बैठता हूँ असेंबली में। असेंबली की प्रेस में बैठा आज जा करके, मैंने कहा देखें आज की कार्रवाई क्या है। तो देखा मैंने धंधा आया सबसे। रावत जो कैबिनेट मंत्री, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ था, नया बनाया था, उस दिन की बात है। तो वो सबसे हाथ मिलता रहा, देखा मैंने क्या स्टाइल है, मैंने हाउस में देखा, लोगों के प्रश्न करने का तरीका देखा, क्या है सरकार है। यूकेडी को मैंने एक बार खड़ा किया, मैंने खड़ा किया 78 के दौर में, जसवंत सिंह बिस्ट मेरे बना था शर्ट से, रानीखेत से, कफल्टा काउंट की वजह से गोविंद सिंह मेहरा हारे, जसवंत सिंह बिस्ट जीत गया। हम गए लखनऊ, ये ऑफ द रिकॉर्ड है यार, ये मत करना। तो वो जो आ रहा है जेई, चल जसदा चल, जसवंत सिंह हाथ पकड़ा, चल दिए। अब वो जेई के काम के लिए चले जा रहे, ठेकेदारों के काम के लिए चला। मैंने कहा यार सुनो, तुम काहे के लिए एमएलए बन के आए हो, यूकेडी से बन के आए हो ना, अकेले विधायक हो तो मैंने कुछ काम करो, यूकेडी की पार्टी जिंदा कर, कैसे एमएलए भाई, मैं क्या करूँ, मैंने कहा ऐसा नहीं होता। मैंने समस्याएं का एक बनाओ पूरा रूप, चल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने असेंबली में कराई, असेंबली हॉल के प्रेस रूम में, खूब छप गई तो चंद्रमोहन सिंह नेगी विचलित हो गया, अम्मा रिजवी विचलित हो गए, सब उस समय के जो मिनिस्टर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो गई, दूसरे दिन अखबार में छप गया, तब फिर वहाँ शाम को जाने कहा आज क्या बात हो, जज्दा बता,
यार चतुर, आज तो गधे भी हो गया। आज चंद्रमोहन सिंह ने पकड़ के ऐसा कहा, अम्मा रिजवी ने ये कहा, फलान मंत्री ने, मैंने कहा देख लो तो समझा गए। विपिन त्रिपाठी जिंदा थे उसे। विपिन दा कहने लगा यार चंद्रला जी कुछ, मैंने कहा देखो तुम्हारे यहाँ गड़बड़ होगी तो मैं नहीं बैठूंगा, व्यवस्था ठीक रखना तो बैठूंगा। मैंने जो मैं सेवा दे सकता दूंगा तुमको। तुम यूकेडी बना करके उत्तराखंड राज्य के लिए आए हो तो उसके पैटर्न पर काम करो। ये मतलब कहने का यार कोई जेई आगे जेई के काम करने की तुम्हारा पता चल दिया, क्या करेगा जेई? 2-4 हज़ार रुपये देगा और क्या करेगा? तुम्हारा आज का 2-4 हज़ार रुपये वाले के साथ निकल गया। तुमने क्षेत्र का तो ये काम किया नहीं, उत्तराखंड के क्या काम किया? इससे मैंने पार्टी खड़ी करा दी। फिर यहाँ सम्मेलन किया गया देहरादून में। ये जहाँ आज ये बना है आपका, वहाँ पहले PWD का गेस्ट हाउस हुआ करता था। वहाँ मीटिंग हुई। वहाँ है तुम्हारा दिवाकर भट्ट, नालायक मार्शल बन के आया था। मैंने कहा पागल को समझाओ, इसको हटाओ मैंने पार्टी से, किनारे करो इसको। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पौड़ी के कमिश्नर का को किडनैप कर लेता हूँ, तब ये हमारी बात मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। कहने वाला ठहरा हुआ। मैंने कहा इसको मालूम है ये कह क्या रहा है और इसका अंजाम क्या होगा, जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा आज के बाद। भास्कर जोशी था नवा उन दिनों वहाँ NS में लखनऊ में, वो यार चंद्रलाल कहने दे तू अपना। मैंने कहा नहीं, ऐसे बीच में नहीं बैठना यार। लेकिन पत्रकारिता की ताकत थी ये कि आपने इस बोला। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं जब पत्रकारी ठेकेदार बन रहे हैं तो हमने पार्टी खड़ी की, उसमें खड़ी कराई हमने। बल्कि जब वो बाद में जब सम्मेलन में हुआ मुलायम सिंह के तौर पे, तो विपिन दा ने नैनीताल में कहा मुझसे, चंद्रला जी मैंने आऊँगा यार। अब मतलब आपके आगे हाथ जोड़े विपिन दा। लेकिन अब ये दौर बदल गया है, अब पत्रकार हाथ जोड़ के खड़ा है, वो अलग पत्रकार ठेकेदार हो गया। हमने अपनी वो शक्ति वहाँ साबित की कि मैं हूँ। यही ताकत है मीडिया की भी। बड़ी अच्छी बात हुई। विपिन दा ने हाथ जोड़े, यार चंद्रला जी आ जाओ, कुछ करते हैं। काशिंग एरी, मैंने कहा ये एरी के साथ मैंने कहा मैं नहीं बैठ पाऊंगा, ये शोर, मैंने कहा ये मुलायम से पैसा लेके बैठा हुआ है यहाँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार आ जा। तो मैंने कहा ना, बैठा तो मैंने कहा इसके बगल में पड़ेगा। बड़े सवाल हैं और यही ताकत है मीडिया की। इंटरव्यू भले ही थोड़ा लंबा हो, लेकिन क्योंकि पत्रकारिता के इंसाइक्लोपीडिया हैं केडी चंदोला। न सिर्फ पत्रकारिता का दशकों का अनुभव है, बल्कि स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन है जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी अध्यक्षता भी करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। बताने को बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। शायद बातें होगी तो बहुत लंबी चलेगी और शायद दिन भी छोटा पड़ जाएगा। तभी कहते भी हैं पत्रकारों को पत्रकार ही बनना पड़ेगा, ठेकेदारी प्रथा से बाहर आना पड़ेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। क्योंकि मीडिया की एक ताकत है और मीडिया जिस दिन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और वो अपनी ताकत का एहसास होगा तो यकीनन समाज में न सिर्फ एक शुभ संकेत है और एक अच्छे बदलाव आएंगे, बल्कि राजनीतिक ताकतों को भी मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है और उनके काम के लिए भेजा है। इसलिए इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो है देश की जनता। इसलिए कहते हैं पत्रकारों के अपने दर्द भी हैं, लेकिन वो अपने दर्द किसी को बताता नहीं है, वो अक्सर अपने दर्द छिपा लेता है। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, लेकिन वो बढ़ रहा है। वो तालियां भी खाता है, तालियां भी पाता है, गालियां भी खाता है। वो तालियां भी पाता है, गालियां भी खाता है, लेकिन कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि पत्रकारिता का एक स्वर्णिम दौर वापस आएगा। पत्रकारिता पर लोग फख्र करेंगे, नाज करेंगे और जो नई जनरेशन जो इस इंटरव्यू को देख रही होगी वो भी कहेगी कि वाकई हम लोकतंत्र के न सिर्फ एक चौथे स्तंभ है, बल्कि एक मजबूत चौथे स्तंभ है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।